दिस इज मोहम्मद सातिन सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स में होने वाले फर्स्ट ईयर के फाइनल टर्म एग्जाम के पर्चे को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि सर जो है वो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करें और हम लोग देखें। तो आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है और रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है हमारा, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज। मीन्स के पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों 100/f। तो आपके पास यहां पर मौजूद है फोकल लेंथ 50, तो यहां पर आपके पास पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर। सेकेंड है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो आपको पता है बच्चों कि डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। थर्ड वन, इन न्यूटन्स रिंग द सेंट्रल रिंग इज। जो सेंटर होता है न्यूटन रिंग का वो होता है डार्क। क्यों होता है डार्क? आपको पता होगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है और लाइट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं होती, इसीलिए सेंट्रल स्पॉट जो होता है न्यूटन रिंग का वो क्या होता है, हमेशा डार्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन अ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन वेव फ्रंट यूज्ड इज। फ्रॉनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं जबकि फ्रेस्नेल में स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो यहां पर होना चाहिए फोर्थ में प्लेन वेव फ्रंट। फिफ्थ एमसीक्यू हमारा, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन कहते हैं। सिक्स वन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव दैट लीड्स टू द फिनोमेना ऑफ कलर इज देयर। वो प्रॉपर्टी लाइट की जिससे हम कलर्स बता सकें वो है लाइट की वेवलेंथ। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कहा था लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन अ वायर इन गिटार इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज। सवाल यह है कि अगर गिटार के 2 स्ट्रिंग के एंड्स को हम फोर्स बढ़ाएं, मींस टेंशन बढ़ाएं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बच्चों आपको बताते हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड का वो ये होता है √T/μ। इसमें बात हो रही है कि स्ट्रेचिंग फोर्स को बढ़ाना है, मींस टेंशन को बढ़ाना है। टेंशन बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, अगर टेंशन हम बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं F1 बराबर है V/2L, ये फंडामेंटल नोड का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से साफ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। इट मींस कि अगर हम टेंशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव इज। तो बच्चों हमारे पास आपको पता है कि वेव जो होता है स्टेशनरी वेव, अगर हम इसको इस तरह बनाते हैं तो यहां पर नोड्स क्या चीज है और एंडी नोड्स क्या है आपको पता है। जहां पर ये पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए अभी ये नोड्स हैं, तो जहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड हो, 0 एम्पलीट्यूड हो, उसको हम कहते हैं नोड। तो 2 नोड के दरमियान का फासला का निकालना है बच्चों। यहां से यहां तक का फासला लैम्डा है तो इसको क्या बोलेंगे, λ/2। तो यहां पर 2 नोड्स के दरमियान का फासला क्या हो गया, λ/2 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, ह्यूमन बींग्स कैन हेयर साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन बींग्स जो है वो कितने साउंड कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं आपको पता है बच्चों। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सुन सकते हैं साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज हो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो ह्यूमन बींग उसको सुन सकेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है इसमें हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है 5000 हर्ट्ज, जो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और यहां पे आंसर हो जाएगा λ/2। इसके बाद 11th एमसीक्यूज पे हम लोग पहुंचते हैं
और वो है द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है। उसकी वजह ये होती है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो एनर्जी को वो आसानी के साथ क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इफ द मास ऑफ बॉडी इन स्प्रिंग इज डबल्ड, मास जो है अगर हम बढ़ा दें, जो स्प्रिंग से मास अटैच है उसको अगर हम बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों आपको पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। इट मींस मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट है, अच्छा यहां पर सवाल में कहा गया था कि अगर हम डबल करें तो क्या होगा, तो अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा, अगर आप मास को 2 टाइम्स बढ़ोगे तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि रूट टाइम्स इंक्रीज कर रहा है टाइम पीरियड। अगर हम मास को डबल करेंगे तो रूट टाइम्स बढ़ेगा टाइम पीरियड, मींस आंसर क्या आएगा, √2 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा द वैल्यू ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग इज, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है स्प्रिंग के केस में वो कितनी होती है। तो आपको पता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ ने बताया था, वो कहा था F = -kx। नेक्स्ट है किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है, तो हमें पता है एनर्जी की यूनिट होती है, और इसी यूनिट के अंदर के इलेक्ट्रिक भी हमसे जो है वो बिजली के पैसे चार्ज करता है। नेक्स्ट है 15, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ इज, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर हम क्लोज पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स से अगर वर्क करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये एक प्रूफ डेट भी है जो चैप्टर 7 में मौजूद है, तो आंसर आएगा 0। प्रूफ किया था हमने एक सवाल में कि टू प्रूव द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज 0, तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा। 16 है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों वो होता है वर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक इट्स मास रिमेन सेम। आपको पता है बच्चों कि ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G(me)/RE²। ग्रेविटी का फॉर्मूला है G(me)/RE²। मास सेम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम, तो मींस इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन हो गया बच्चों। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर रेडियस की वैल्यू श्रिंक हो रही है, अगर अर्थ श्रिंक हो रहा है तो उसका रेडियस कम हो रहा है, रेडियस जब कम होगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारा 17th एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। 18th एमसीक्यूज है द ओशियन टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टिंग अर्थ बाय, जो समंदर में लहरें उठती हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह होती है बोथ सन एंड अर्थ। बोथ सन एंड अर्थ जो है वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ऑप्शन होगा 18 में बोथ सन एंड अर्थ। 19th एमसीक्यू बच्चों एवरी पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी हैज द सेम लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बच्चों अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है तो उस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम की तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो सेम होती है। तो इसमें होगा एंगुलर वेलोसिटी। 20th एमसीक्यू से हमारा द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, यूनिट क्या होती है लीनियर मोमेंटम की, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम की होती है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या चीज कंजर्व्ड है और क्या चीज कंजर्व्ड नहीं है, तो आपको बता देते हैं मोमेंटम इसमें कंजर्व्ड रहता है, जबकि एनर्जी क्या हो जाती है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है जबकि एनर्जी चेंज हो जाती है। 22nd एमसीक्यूज है A bullet is fired from rifle if rifle requires freely, word यूज हो रहा है freely, it means अगर जो है वो बुलेट फायर होगी आगे जाने तो राइफल पीछे आता है, अगर फ्रीली पीछे आ रहा है तो इसका मतलब होता है जितने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो जितनी एनर्जी से बुलेट आगे जाएगी उतनी एनर्जी से गन पीछे आएगा, तो यहाँ पर होगा इक्वल। 23rd एमसीक्यूज है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन मूव बैक टू कीप द मोमेंटम कंजर्व, वापस आ क्यों रहा है, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व।
नेक्स्ट है 24, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग फोर्स। 25th MCQ है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज shows the relation between mass and acceleration. 26, when a constant force is applied on a body it moves with constant acceleration. 27, if the velocity of time graph of body is straight line, अगर velocity time graph straight line है, जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, velocity time graph जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो 28 MCQs पे हम लोग मूव करते हैं, और वो है अगर दो फोर्स लग रही है बॉडी को तो रिजल्टेंट फोर्स कब मिनिमम होता है, रिजल्टेंट फोर्स उस वक्त मिनिमम होता है जब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ओपोजिट हो जाती है, मींस 180 डिग्री का जब एंगल होता है तो जो रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर होता है जिसको आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हो उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। इसके बाद नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। लाइट को हम लोग मेजर करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है एनालिटिकल अलजेब्रा के फाउंडर कौन है, एनालिटिकल अलजेब्रा के जो फाउंडर हैं वो है अल-ख्वारिज़मी। तो चैप्टर 1 के अंदर ये सारे के सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट का टॉपिक है, उसको लाजमी आपने देखना है बच्चों। 32 है द फेमस बुक ऑफ किताबुल कानून अल मसूदी इज रिटन बाय, तो किताबुल कानून अल मसूदी को लिखा था अल बैरूनी ने, ये भी सेम टॉपिक से आया है जैसे कि पिछला MCQ था। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है वाई एक्सिस पे, तो बताइए एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स होगी। अगर सारी की सारी फोर्स वाई एक्सिस पे लगेगी तो एक्स एक्सिस की फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 0 न्यूटन। तो MCQs का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग अपने अपने MCQs चेक कर लें कि आप लोगों ने कितने MCQs ठीक किए हैं। होप्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।